टोक्यो, वाइब्रेंट, एनर्जेटिक, धड़कता हुआ शहर लाखों लोगों का, लेकिन अंधेरे में कुछ फुसफुसाहट भी है। यूराकुचो के बस्टलिंग डिस्ट्रिक्ट में एक बिल्डिंग है जो शैडो करता है, यूराकुचो अपार्टमेंट। लोकल्स के लिए ये घर नहीं, एक वार्निंग है। यहाँ कहानियां खत्म होती हैं, शुरू नहीं। आउटसाइड से ये किसी भी सिटी अपार्टमेंट जैसा दिखता है, कंक्रीट और ग्लास आसमान को छूते हुए। लेकिन करीब से देखो, पेंट फेडेड हो गया है, हर दरार में डर बसता है। विंडोज खाली आंखों की तरह शहर को घूरते हैं। रात को हवा एक कहानी फुसफुसाती है। यूराकुचो अपार्टमेंट का एक रहस्य, अंदर जाने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। जो जाते हैं वो किस्से सुनाते हैं, ठंडी फुसफुसाहट, शैडोवी फिगर्स। और रूम 305, ये तो बिल्कुल ठंडा है, एक भूतिया कहानी बताने के लिए तैयार। यूराकुचो अपार्टमेंट हमेशा से ऐसा नहीं था। लोकल्स फुसफुसाते हैं कि ये कभी खुशियों का ठिकाना था, हंसी की गूंज, बच्चों की किलकारियां, लेकिन वो इतिहास गोस्ट स्टोरीज की तरह गायब हो गया है। ये कहानी है एक टूटे हुए दिल और विश्वासघात की। एक नौजवान परिवार अपार्टमेंट 305 में रहने आया। एक माँ, एक पिता, उनकी छोटी बेटी। वे खुश थे, उनका जीवन उम्मीदों से भरा था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। पिता बदल गया, उसका दिल पत्थर हो गया। मां गम से पागल होकर एक अकल्पनीय काम कर बैठी। अपार्टमेंट 305, जो कभी प्यार का घर था, एक त्रासदी का केंद्र बन गया। केइको, एक जवान लड़की, टोक्यो की बस्टलिंग स्ट्रीट से गुजर रही थी। एक एस्पायरिंग फोटोग्राफर, वो सिटी की धड़कन को कैप्चर करना चाहती थी। उसका नया घर, यूराकुचो अपार्टमेंट, बिल्डिंग की बदनामी से अनजान, वो इसके अफोर्डेबल रेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की तरफ खींची चली आई। उसने डरावनी कहानियों को बूढ़ी औरतों की कहानियां समझकर टाल दिया। अपने कैमरा से दुनिया को कैद करने का वादा किसी भी डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा मजबूत था। दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। धूप वाली दोपहर के बावजूद हवा ठंडी थी। उसे क्या पता था, वो एक डरावनी कहानी में कदम रख रही है। देखते ही देखते दिन रात में बदलने लगे और केइको अपने नए घर में सेटलिंग होने लगी। दिन के उजाले में अपार्टमेंट की भयावहता कम हो जाती, जिससे उसे एक अजीब सी शांति मिलती। हालांकि जैसे जैसे शाम ढलती, परछाइयां लंबी होती जाती और उसके छोटे से अपार्टमेंट में एक ठंडी हवा रिसने लगती। एक रात काम करते हुए केइको ने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये फुसफुसाहट जैसा था, दीवारों के पीछे से आ रहा था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, इसे नॉइजी नेबर्स का काम समझकर, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही और ज्यादा परसिस्टेंट जानबूझकर। एक ठंडी हवा कमरे से गुजरी, उसके आसपास ठंडी सांसें घूम रही थी। अपने धड़कते हुए दिल को धीमा करने की कोशिश करते हुए केइको ने खुद को समझाया कि ये बस एक पुरानी इमारत की आवाजें हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती गईं। रात में फुसफुसाहटें वापस आती, हमेशा तेज, हमेशा ज्यादा साफ। कभी कभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती, भयानक रूप से भूतिया, उसके अपार्टमेंट में गूंजती हुई। फिर भी जब भी उसने जांच करने की कोशिश की, आवाजें गायब हो जाती, एक भयानक खामोशी छोड़कर। चीजें अपने आप हिल जाती, तस्वीरें दीवारों से गिर जाती और एक अलग सी ठंडी हवा बेतरतीब ढंग से उसके चारों ओर घूमती रहती, जबकि खिड़कियां बंद थीं। उसे हर समय किसी की मौजूदगी का एहसास होता, जैसे कोई अदृश्य आंखें लगातार उसका पीछा कर रही हों। एक देर रात अपने डार्क रूम में पिक्चर्स डेवलप करते समय केइको ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी सांसें थम गईं। उसकी एक फोटो में उसके खाली कमरे की खिड़की में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ये एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी, जिसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी और निराशा थी जिसने केइको को हिलाकर रख दिया। वो अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अपने अपार्टमेंट में हो रही भयानक घटनाओं से परेशान केइको ने खुद को यूराकुचो अपार्टमेंट के इतिहास में डुबो दिया। उसने पड़ोसियों से पूछताछ की,
जो इमारत की भूतिया बदनामी के बारे में फुसफुसाते थे। हर फुसफुसाया हुआ शब्द, हर डरी हुई नजर उसके डर को और बढ़ा देता। उसने जाना कि एक जवान परिवार के बारे में स्थानीय कहानी सच थी। वो पिता जो चला गया, वो माँ जो पागल हो गई। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि माँ ने अपनी बेटी और फिर खुद को मार डाला था, जिससे वे हमेशा के लिए इमारत से बंध गए। दूसरों का मानना था कि पिता की आत्मा अपने कर्मों से प्रेत बाधित होकर अपने परिवार को फिर से मिलाने की तलाश में वापस आई थी। जैसे जैसे केइको ने गहराई से खोजबीन की, उसे पता चला कि अपार्टमेंट 305 उसका अपना अपार्टमेंट त्रासदी का केंद्र था। हर डॉक्यूमेंट, हर गवाह का बयान केइको के अंदर बढ़ते डर को और तेज करता गया। उसे एहसास हुआ कि वो न सिर्फ एक ऐसी इमारत में रह रही है जहां भूतों का वास है, वो एक ऐसी जगह पर रह रही है जो एक दुखद और अनसुलझे अतीत में डूबी हुई है। जैसे जैसे केइको को यूराकुचो अपार्टमेंट के भूतिया इतिहास के बारे में पता चलता गया, उसकी रातें एक भयानक मोड़ लेती गईं। नींद, जो कभी एक सुखद राहत होती थी, अब एक भयानक सपना बन गई थी। जब भी वो अपनी आंखें बंद करती, उसे एक बच्चे के रोने और उसके अपार्टमेंट में गूंजती भूतिया फुसफुसाहट की कल्पना होने लगती। उसके सपने, जो कभी सुखद और शांत होते थे, अब भयानक बुरे सपने में बदल गए थे। वो अक्सर खुद को त्रासदी में फंसा हुआ पाती, एक डरी हुई माँ और बच्चे को देखती, उनकी भूतियां चीखें उसकी नींद में गूंजती रहती। पसीने से तरबतर उठना, उसकी धड़कन उसकी छाती में तेज हो रही थी। अपार्टमेंट की ठंडी मौजूदगी उसके हर कदम पर उसका पीछा करती हुई प्रतीत होती थी, जिससे वो लगातार खुद को देखा हुआ और अकेला महसूस करती थी। उसकी हर परछाई एक खतरनाक आकृति की तरह लगती थी। उसके द्वारा सुनी गई हर आहट एक भूतिया फुसफुसाहट की तरह लगती थी। यूराकुचो अपार्टमेंट का डर न सिर्फ उसके जागने के घंटों को, बल्कि उसके सपनों के अभयारण्य को भी निगल रहा था। नींद से वंचित और लगातार डर से परेशान केइको जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वो उस भूतिया मौजूदगी के साथ नहीं रह सकती थी जिसने उसके घर और उसके जमीर पर कब्जा कर लिया था। उसे सच्चाई का सामना करना ही था, चाहे वो कितनी भी भयावह क्यों न हो। उसने स्थानीय पुस्तकालयों और अभिलेखागारों का दौरा करना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वो उस त्रासदी के पीछे की कहानी को जोड़ सके जिसने यूराकुचो अपार्टमेंट को परेशान किया था। उसने पुराने अखबारों, पुलिस रिपोर्टों और अदालती दस्तावेजों की जांच की, अक्सर भाषा की बाधाओं और फीके रिकॉर्ड को नेविगेट करते हुए। उसकी तलाश उसे अंधेरे, भूल भुलैया जैसे रास्तों पर ले गई। स्थानीय इतिहासकारों और अपसामान्य शोधकर्ताओं से सलाह ली, जिनमें से प्रत्येक के अपने सिद्धांत और स्पष्टीकरण थे। हर गुजरते दिन के साथ सच्चाई के लिए केइको की तलाश और ज्यादा अर्जेंट होती गई। जैसे जैसे केइको ने अपनी जांच जारी रखी, उसे एक भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। अपार्टमेंट 305 में हुई त्रासदी कोई अलग थलग घटना नहीं थी। यह एक दुखद पैटर्न का हिस्सा था जो दशकों से चला आ रहा था। हर कुछ वर्षों में एक नौजवान परिवार अपार्टमेंट में रहने आता, केवल दुर्भाग्य, दुर्घटनाओं या अकथनीय परिस्थितियों का शिकार होने के लिए। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि अपार्टमेंट शापित था, एक दुष्ट शक्ति द्वारा सताया गया था जो मानव पीड़ा पर पनपता था। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के दुख और निराशा को खा जाता है जो इसकी दीवारों के भीतर रहते थे, धीरे धीरे उन्हें पागलपन या निराशा की ओर ले जाते थे। केइको ने महसूस किया कि वो एक साधारण भूत या बेचैन आत्मा के साथ काम नहीं कर रही है। वह किसी ऐसी चीज का सामना कर रही थी जो कहीं अधिक प्राचीन और द्वेषपूर्ण थी, मानवीय समझ से परे कुछ। एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमती हुई प्रतीत होती थी, जिससे उसका छोटा सा अपार्टमेंट सिकुड़ता और अंधेरा होता गया। यूराकुचो अपार्टमेंट जीवित था और वह उसके जाल में फंस गई थी। अपार्टमेंट के अंधेरे अतीत का पता चलने के बाद केइको एक चौराहे पर खड़ी थी। डर ने उसे जाने का आग्रह किया, मुड़ने और उन भयावहता को भूल जाने के लिए जिन्होंने यूराकुचो अपार्टमेंट को त्रस्त किया था।
लेकिन मानवीय जिज्ञासा और करुणा की भावना से प्रेरित होकर उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प पैदा हो गया था। वह जानती थी कि वह अपने भाग्य के आगे समर्पण नहीं कर सकती। उसे उस दुष्ट शक्ति का सामना करना ही था जिसने यूराकुचो अपार्टमेंट को प्रेतवाधित किया था, भले ही इसका मतलब खुद को कुर्बान करना ही क्यों ना हो। अपनी खोज जारी रखने के लिए दृढ़ संकल्पित कीको ने खुद को प्राचीन ग्रंथों, अपसामान्य घटनाओं और भूतिया विद्या में डुबो दिया। उसने एक प्राचीन अनुष्ठान के बारे में फुसफुसाते हुए सुना, एक खतरनाक और निषिद्ध संस्कार जो द्वेषपूर्ण संस्थाओं को वश में करने और बांधने में सक्षम था। यह आखिरी कोशिश थी, अकल्पनीय परिणामों के साथ एक हताश जुआ। जैसे जैसे कीको यूराकुचो अपार्टमेंट के चंगुल में फंसती गई, उसे एहसास हुआ कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अपने दिल में डर और अनिश्चितता के साथ कीको ने अनुष्ठान की तैयारी की। उसने मोमबत्तियां जलाईं, पवित्र प्रतीकों की व्यवस्था की और प्राचीन मंत्रों का जाप किया। उसकी आवाज खाली अपार्टमेंट में गूंज रही थी। हवा ठंडी हो गई और कमरे में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया, मानो ब्रह्मांड खुद प्रत्याशा में अपनी सांस रोक रहा हो। अचानक मोमबत्तियां टिमटिमाई और बुझ गईं, कीको को अंधेरे में डुबो दिया। यूराकुचो अपार्टमेंट ने उसे फंसा लिया था और अब वह नश्वर